रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चमेली की माँ बीमार रहा करती थी, जिस वजह से चमेली को अपनी माँ के इलाज करवाने के पैसों की जरूरत होती थी। और यही वजह थी कि चमेली एक मसाज पार्लर में काम करती थी। एक रोज हर दिन की तरह चमेली अपने मसाज पार्लर में जाती है। तभी उसके साथ काम करने वाली दीदी सीमा चमेली से कहती है, चमेली, तुझे पता है कल जो लड़की आई थी मुझसे मसाज करवाने, वो मसाज करवाने के बाद कह रही थी कि अगर मैंने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला तो वो यहाँ अब नहीं आएगी। दीदी, तो आपने क्या कहा? मैंने कहा बताओ तो सही चमेली ने किया क्या? तो बोली ऐसे काली मसाज वाली को रखोगे तो आपका मसाज पार्लर बंद हो जाएगा। ये भी कोई बात हुई? दीदी, मुझे भी यही लगता है कि मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना ही होगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा लोगों को मेरे रंग से प्रॉब्लम है। अरे चमेली, तू भी इन सब बातों को दिल पर क्यों लेती है? लोगों का तो काम है बोलना। तू जैसी भी है बहुत अच्छी है। चमेली का रंग बहुत ज्यादा काला था, जिस वजह से वो जिस मसाज पार्लर में काम करती थी वहाँ आने वाले कस्टमर चमेली से मसाज नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन मसाज के मामले में सबसे अच्छी मसाज चमेली ही करती थी। अब कुछ समय बाद एक लड़का मसाज पार्लर में आता है और सीमा चमेली से कहती है, चमेली, एक कस्टमर आया है, उसका मसाज कर दे, और अगर वो कुछ बोले तो मुझे आकर बताइयो। अब वो लड़का बड़े ही प्यार से चमेली से पूछता है, जी आप करेंगी मसाज? वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम ही चमेली है और मैं ही करूँगी आपकी मसाज। जी बहुत ही अच्छा नाम है आपका। अब चमेली मसाज कर ही रही होती है कि तभी एक औरत का आना होता है और सीमा उस औरत के पीछे ही होती है और उससे कहती है, जी आप इस वाले बेड पर लेट जाइए। चमेली, उनका मसाज हो जाए तो इनका भी मसाज करना है। ये करेगी मेरा मसाज? अरे जरा इसकी शक्ल तो देखो, कैसी लग रही है, काली सी। देखिए कोई दूसरी मसाज वाली हो तो उसे ही भेज दीजिए। जी आप मसाज ही करवाने आई है ना यहाँ, या अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने? क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? कहीं तेरा और इसका चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? लगता है कि मैं गलत जगह आ गई हूँ। एक तो आप इनके रंग रूप पर कमेंट कर रही हैं, ऊपर से यहाँ आने के बाद दूसरों को भी बदनाम कर रही हैं। मुझे तुम जैसों के मुंह नहीं लगना है और ना ही मुझे मसाज करवाना है। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और चमेली की आंखों में आंसू भर आते हैं। अब सीमा चमेली से कहती है, अरे चमेली, तू रोती क्यों है? जब लोगों की सोच ही ऐसी है, उनकी बातों को हम दिल से कब तक लगाए रखेंगे? हमें काम भी करना है। दीदी, ऐसा करती हूँ, मैं अपने मुंह को कवर कर लेती हूँ, तब तो किसी को मेरा ये काला चेहरा नहीं दिखेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे सच कहूँ तो चमेली, लोग तेरी वजह से अब मेरे मसाज पार्लर में नहीं आते हैं। दीदी, मैं काली हूँ, ये मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मुझे रंग की वजह से ऑफिस से निकाल दिया था। चल अभी तो अपने मुंह को कवर कर ले और काम पर लग जा। कुछ समय बाद ही सीमा के मसाज पार्लर पर एक औरत आती है। अब वो मसाज करवाने लगती है और मसाज करवाते चमेली से कहती है, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? वैसे मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 3 महीने पहले, तब से मेरे कमर का दर्द जाता ही नहीं है। मैंने सोचा मसाज करवा के देखूं, कहीं ठीक हो जाए। जी आंटी, मेरा नाम तो चमेली है, लेकिन आपको इस मसाज से बहुत आराम मिलने वाला है। अब चमेली और वो औरत दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वो औरत चमेली का हाथ देख लेती है और जोर जोर से चिल्ला पड़ती है और उठकर बैठ जाती है। ये तेरे हाथों में क्या हुआ है? कहीं तू जलजला तो नहीं गई ना? ये आप क्या बोल रही हैं? अपना चेहरा दिखा। तेरे हाथ पैर तो जले से लग रहे हैं, जैसे तू जल गई हो। अब जैसे ही चमेली अपने मुंह से दुपट्टा हटाती है, वैसे ही वो औरत चिल्ला पड़ती है और ये देखकर सीमा भी वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ चमेली, क्या किया तूने? हड्डी तो नहीं तोड़ दी? आप ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस मैं इसका चेहरा देखकर डर गई थी एकदम से। चमेली, तूने क्यों हटाया ये दुपट्टा अपने चेहरे से? इन्होंने ही कहा था हटने के लिए। इतना कहने के बाद चमेली वहाँ से चली जाती है। अब देर शाम चमेली घर आती है और अपने घर के काम करने के बाद सो जाती है। अगली सुबह की शुरुआत के साथ ही चमेली घर का काम करने के बाद मसाज पार्लर आ जाती है और सीमा चमेली से कहती है, चमेली, जा, तेरी कस्टमर तेरा इंतजार कर रही है, जाकर उसे मसाज दे दे। कौन सा कस्टमर? दीदी, आप भी ना क्या मजाक करती हो? मुझे देखकर तो लोग भाग जाते हैं और आप कह रही हो कि कोई कस्टमर मेरा इंतजार कर रहा है।
अब चमेली जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि कल वाली वही औरत आई हुई है जो उसे देखकर चिल्लाई थी। वो चमेली को देखकर कहती है, अरे बेटी, आ गई तुम। कल तुमसे मसाज करवा कर गई थी, पूरी तरह दर्द ही गायब हो गया मेरा। आप कल के तमाशे के बाद सच में मुझसे मसाज करवाने आई हैं? मुझे बहुत समय से कमर का दर्द था। मैं तुझे बता नहीं सकती कमर के दर्द में मुझे कितना आराम मिला है, और कल के लिए मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं आंटी, ये तो हमारा काम है। चमेली उस औरत की मसाज कर ही रही होती है कि तभी चमेली की पड़ोसन विमला अपना मुंह ढककर सीमा के मसाज पर लाती है और सीमा विमला को देखकर कहती है, जी माता जी, इधर देखिए, किसी को ढूंढ रही हैं क्या आप? नहीं जी, मैं तो यहाँ अपने हाथ पैर दबवाने आई हूँ। जी माता जी, यहाँ मसाज किया जाता है। जी जो भी हो, मैसेज या मसाज जो भी हो, मुझे तो करवाने से मतलब है, अब पैर से नहीं चला जाता है। विमला वहाँ बहाने से आई थी, वो भी चमेली को बदनाम करने के बहाने से, क्योंकि वो चमेली के काम करने से चिढ़ती थी। अब विमला को सीमा चमेली के पास लेकर जाती है और चमेली से कहती है, चमेली, इन माता जी का भी मसाज करना है तो इनके बाद इनका देख लियो। जी ठीक है दीदी। माता जी आप इधर बैठिए। अरे बिटिया, पैरों में बहुत दर्द है। वैसे हम मर्द तो नहीं है ना, हमें शर्म आती है बहुत। जी आते हैं, लेकिन उनका दूसरा रूम है। सही हुआ जो मैंने पुलिस बुला ली थी। अब इसका सच सबके सामने आएगा। ना जाने क्या कर दिया ये। मैं कह ही रही थी कि ये जरूर कुछ गलत काम करती है। जितने मर्द इसके मसाज पार्लर में आते हैं। अब कुछ समय बाद ही पुलिस आ जाती है और वो सीमा को एक कोने में खड़ी होने को कहती है और विमला भी अपने मुंह से दुपट्टा हटा लेती है। विमला आंटी, आप मुझ पर नजर रख रही थी और ये सब आपका क्या धरा है? हाँ, तभी तो मैं भी कहूँ कि घर में एक कमाने वाला, और तू इतना अच्छा खा कैसे रही है? अपनी माँ का इलाज कैसे करवा रही है? विमला आंटी, आपकी सोच ही घटिया है। और तेरे काम, अभी खुलेगी ना पोल, तब समझ आएगा तुझे। अब पुलिस सब जगह देखती है तो मसाज पार्लर में कोई गलत चीज उन्हें नहीं मिलती। तभी एक लेडी पुलिस चमेली से कहती है, बेटा अब तुम काम करो, अब तुम्हारी पड़ोसन से हम निपट लेंगे। समय बर्बाद किया है ना इसने हमारा। ये तो मेरी पूजा की आवाज है। पूजा, चमेली बेटा, आगे से हटना। माँ की आवाज? माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहीं से मसाज करवा कर गए थे कल? हाँ हाँ बेटा, यहीं से मसाज करवाया था, बहुत आराम मिला। चमेली, ये मेरी बेटी है, पुलिस वाली है। अरे मुझसे गलती हो गई मैडम जी। मैं तो बस यही देखना चाहती थी कि मेरी बेटी क्या काम करती है, वो काम ठीक भी है या नहीं। जी आप चलिए, आपको हम बताते हैं कि किसी को बेवजह परेशान करने का क्या नतीजा हो सकता है। बेटी जैसी है तू मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। इस बार तो सिर्फ बोल कर छोड़ रही हूँ, अगली बार ऐसी हरकत की तो सीधा 1 महीने के लिए अंदर डाल दूंगी। चमेली को अपने काले रंग की वजह से काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छों के साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है। दृष्टि एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी जिसकी शादी लुधियाना में रहने वाले एक संजय नाम के लड़के से हुई थी। लेकिन कुछ समय में ही एक कार एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन अपने संस्कारों के चलते उसने अपनी सास सरोजनी के लाख कहने पर भी दूसरी शादी नहीं की। सरोजनी को अपनी संस्कारी विधवा बहू पर बहुत गर्व था, जिसकी तारीफ वो लोगों से करते नहीं थकती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सरोज घर के हॉल में बैठकर रुद्राक्ष की माला का जाप कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कावेरी उसके घर में आकर कहती है, सरोजनी, तेरा जाप पूरा हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ कावेरी, बोलना, क्या बात है। अब क्या करूँ, मेरे पास कोई काम तो है नहीं, इसलिए सोचा है सुबह सुबह जाप ही कर लूँ, मन को थोड़ी शांति मिलेगी। हाँ ये तो है, पूजा पाठ करके मन को बहुत शांति मिलती है। और बताओ, तुम आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे कहूँ सरोजनी मैं तुझे? देख, मेरी बातों का बुरा मत मानियो, न ये सोचियो कि मैं तेरा दुख बढ़ाने आई हूँ। ऐसी क्या बात है, बता मुझे। तू मुझे बिना परेशान किए हुए कुछ भी बोल सकती है। सरोजनी, कल मेरी बहू की गोद भराई है और मैं चाहती हूँ कि तू और तेरी बहू दोनों ही मेरे घर पर आओ, मुझे अच्छा लगेगा। कावेरी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी बहू का आना बहुत मुश्किल है।
जब से मेरे बेटे की मृत्यु हुई है तब से वो कहीं भी किसी भी अच्छे काम में खुद ही नहीं जाती। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। आजकल कौन ये पुराने जमाने की सोच और संस्कारों को मानता है। कावेरी और सरोजनी वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी दृष्टि सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी कावेरी दृष्टि से कहती है, बहू कल तुझे मेरे घर आना है। क्यों आंटी जी, कल आपके घर में कुछ है क्या? बहू कल मेरे घर में मेरी बहू की गोद भराई है और मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरे घर आए अपनी सास के साथ। आंटी जी मुझे माफ करिए, लेकिन मैं नहीं आ सकती हूँ। इनके जाने के बाद कहीं अच्छी जगह जाना मेरे संस्कारों के खिलाफ है। जब बहू कावेरी इतना कह रही है तो चल ले। वैसे भी पूरे दिन घर में अकेले बैठकर क्या करेगी, कौन सा ज्यादा दूर जाना है। हाँ बहू, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं जरूर आऊंगी आंटी जी। मेरी बात का मान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहू। अब मैं चलती हूँ। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सरोजनी अपनी बहू दृष्टि के साथ गोद भराई के फंक्शन के लिए कावेरी के घर जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद भी दृष्टि सबसे अलग होकर एक कोने में बैठ जाती है और उसे अकेली बैठा देखकर कावेरी सरोजनी के पास आकर कहती है, सरोजनी सच में तेरी बहू एक संस्कारी विधवा बहू है। आजकल के जमाने में कहाँ विधवा बहुओं में इतना संयम होता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी बहू बहुत संस्कारी है। वो वही काम करती है जिससे किसी को मौका ही ना मिले बोलने का। हाँ तूने सही कहा। यहाँ आकर उसने मेरा मान भी रख लिया और सबसे दूर रहकर अपने संस्कारों का भी मान रख लिया। वो बात तो सही है, लेकिन ऐसे पूरी जिंदगी तो नहीं कट सकती है ना। मैंने अपनी बहू को बहुत बोला, लेकिन वो दूसरी शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। कोई बात नहीं सरोजनी, तू अपनी बहू को थोड़ा समय दे। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तेरी बहू सभी बहुओं की तरह नहीं, वो बहुत समझदार है। फंक्शन खत्म होने के कुछ समय बाद सरोजनी अपनी बहू को लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। एक दिन शाम के समय सरोजनी अपनी बहू के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और जैसे ही दृष्टि दरवाजा खोलती है तो अपने सामने टी शर्ट और जीन्स पहने एक राजीव नाम के लड़के को खड़ा देखती है और कहती है, आप कौन हैं? आप कौन है? ये सरोजनी जी का ही घर है ना? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? जी मैं उन्हीं का रिश्तेदार। अब आप सारे सवाल यहीं पूछ लेंगी या अंदर भी आने देंगी? लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप यहीं रुके, मैं माँ जी से पूछ कर आती हूँ। दृष्टि इतना कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तब तक सरोजनी वहाँ आ जाती है और दृष्टि को राजीव के बारे में बताकर उसे अंदर ले आती है और दृष्टि कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपके भतीजे हैं। मुझे आपने इनके आने के बारे में बताया भी तो नहीं था। अच्छा हुआ ना भाभी जी, कम से कम आपका ये जासूस वाला रूप तो दिखाई दिया। आई लाइक इट। सॉरी, लेकिन जरूरी था क्योंकि इस घर में माँ जी और मेरे सिवा कोई नहीं है ना। कोई नहीं भाभी जी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहीं रहूंगा आप लोगों के साथ। हाँ बहू, अब ये अपनी आगे की पढ़ाई यहीं से पूरी करेगा। वैसे भी हम लोग अकेले ही रहते हैं तो अच्छा है ना, कोई तुझे परेशानी तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये हुई ना बात भाभी जी, इसी बात पर हाथ मिलाइए, देखना आपकी और मेरी बहुत जमेगी। शायद आप भूल रहे हैं कि हमारे संस्कारों में बड़ी भाभीियों के पैर छूने होते हैं, इसलिए आप भी मेरे पैर ही छुइए। क्या भाभी, आप भी पुराने संस्कारों की बात कर रही हैं? अब तो भाभी देवर दोस्ती होते हैं। आपको लगता होगा, लेकिन हमारे संस्कारों में भाभी को माँ के समान मानते हैं और माँ के पैर ही छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बेटा छू ले अपनी भाभी के पैर, तेरी भाभी बहुत संस्कारों वाली है। सरोजनी के कहने पर राजीव दृष्टि के पैर तो छू लेता है, लेकिन दृष्टि का हाथ ना मिलाना उसे अपनी इंसल्ट लगता है, जिसे सोचकर वो अपने मन में कहता है, यार ये कितनी बोरिंग है, लेकिन देखने में काफी अच्छी है। इन्होंने मुझसे हाथ ना मिलाकर अच्छा नहीं किया। अब तो साथ ही रहना है। मैं भी देखता हूँ कब तक संस्कारी होने का दिखावा करती है। राजीव इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय दृष्टि किचन में खाना बना रही थी। तभी राजीव उसे पीछे से आकर पकड़ ले रहा है, जिस पर वो जोर से उसे धक्का मारते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? क्या हुआ भाभी जी? अरे आपका मेरा देवर भाभी का रिश्ता है, क्या मैं आपको थोड़ा सा पकड़ नहीं सकता हूँ क्या? जी नहीं,
आपको जो भी बात करनी है दूर से ही कीजिएगा। दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं माँ जी को बता दूंगी। मैं बस अपने संस्कारों के आगे मजबूर हूँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? जब देखो बस संस्कारों का ही गाना गाती रहती हैं। क्योंकि आप अपने संस्कार भूल गए हैं कि अपनी बड़ी भाभी से कैसे बात करनी चाहिए। दृष्टि इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और निकलता है, लेकिन राजीव की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। दृष्टि को परेशान करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता था। ऐसे ही एक रात जब दृष्टि अपने कमरे में सो रही थी, तभी राजीव उसके कमरे में जाता है और उसे सोती हुई देखकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक दृष्टि की आंख खुलती है और राजीव को अपने इतने करीब देखकर वो घबरा जाती है। तभी सरोजनी वहाँ आती है और दोनों को साथ में देखकर गुस्से से कहती है, ये सब क्या है? अच्छा तो ये है मेरी संस्कारी विधवा बहू के संस्कार। तुझे शर्म नहीं आई बहू अपने ही देवर के साथ? मौसी जी, मुझे नहीं पता था, मुझे तो भाभी ने ही बुलाया था। माँ जी ये झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने इससे पहले भी ये कई बार किया है। अगर ऐसी बात थी तो तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। देख लिया मैंने अपनी संस्कारी बहू के संस्कार। सरोजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दृष्टि के लाख समझाने के बाद भी सरोजनी उस पर विश्वास तक नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन शाम के समय राजीव हॉल में बैठा अपने फोन पर बात करता हुआ कहता है, भाई उस दिन तो मेरी जान बच गई। कहीं मौसी जी को पता चल जाता कि मैंने भाभी पर गलत नजर डाली थी, और उस दिन भी मैं खुद ही गया था उनके कमरे में, तो वो मुझे मार ही डालती। राजीव की सारी बातें सरोजनी सुन लेती है और सुनने के बाद वो उसके पास जाती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और उसे धक्के मार कर घर से निकाल देती है। जिसके बाद वो अपनी बहू के कमरे में जाकर उससे कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मुझे सब पता चल गया कि तेरी कोई गलती नहीं है और जिसकी गलती थी उसे मैंने घर से निकाल दिया। आज सच में मैं मान गई कि मेरी विधवा बहू सच में एक संस्कारी विधवा बहू है। इतना कहकर सरोजनी अपनी संस्कारी विधवा बहू को गले लगा लेती है और दोबारा कभी उसके संस्कारों पर शक न करने का वचन देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।